हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल बैक टू बेसिक्स विद प्रीति गुप्ता। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं 26 दिसंबर के एडिटोरियल द हिंदू न्यूज़पेपर की। और इसमें आज की जो सेशन है इसकी हाइलाइट्स रहेंगी। नंबर 1, जितने भी फाइनेंशियल टर्म्स आए हैं इस एडिटोरियल में उनको हम बहुत ही ईजी और क्विक एब्जॉर्प्शन टेक्निक से समझेंगे। सेकेंडली, इस पूरे एडिटोरियल को हम आरसी के व्यू पॉइंट से अप्रोच करेंगे। और जो थर्ड पॉइंट रहेगा वो हम जितनी भी इस पूरे एडिटोरियल में वोकैब और ग्रामर है जो इम्पॉर्टेंट है समझना, उनको समझेंगे। सो लेट्स विदाउट फर्दर अड्यू लेट्स कम एंड अंडरस्टैंड। फ्रेजाइल अट्रैक्टिवनेस, नाजुक आकर्षण ऑन द लेटेस्ट एफडीआई डेटा एंड इंडिया। सो जो एडिटर ने ये कमेंट्री करी है वो हाल ही में भारत के जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को लेके आंकड़े हैं उनके ऊपर की है। एंड व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ फ्रेजाइल? फ्रेजाइल इज़ व्हेन समथिंग इज़ वेरी ईजी टू बी ब्रोकन, जिसको तोड़ना बहुत आसान हो, जो बहुत नाजुक हो, जिसे ईजिली डैमेज किया जा सकता हो। जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं दैट देयर इज़ अ ग्लास एंड इट्स रिटन डाउन देयर दैट हैंडल विद केयर, मतलब बहुत सावधानी से इसको इस्तेमाल करें। ठीक है, तो यहाँ जो एडिटर है उसने इसे जो टाइटल दिया है एडिटोरियल को, वो दिया है फ्रेजाइल अट्रैक्टिवनेस ऑन द लेटेस्ट एफडीआई डेटा एंड इंडिया। आप यहाँ देख सकते हो कि एफडीआई को मैंने सिंपल पिक्टोरियल डिपिक्शन के थ्रू समझाने की कोशिश करी है कि किस तरीके से जो डॉलर है वो दूसरे कंट्रीज़ में जा रहा है। सो इफ़ यू ट्राई टू अंडरस्टैंड एफडीआई इन इकोनॉमिक पार्लेंस और फाइनेंशियल पार्लेंस, तो एफडीआई क्या होता है? एफडीआई के बारे में हमें ये तो पता है कि एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को बोलते हैं, ठीक है, लेकिन इसके पर्पस क्या होते हैं? इसका पर्पस किसी भी दूसरे देश की कंपनी में ओनरशिप और कंट्रोल हासिल करना होता है। ठीक है, सो व्हेन एन इंडिविजुअल और अ कंपनी इन्वेस्ट्स इन अ फॉरेन कंपनी with a view to acquire ownership or control or both, then such kind of investment is said to be FDI, right? आगे चलते हैं। India's best efforts to bring in investment can be upended. इंडिया की जो सबसे अच्छे कोशिशें हैं इन्वेस्टमेंट को इंडिया में लेके आने की, वो फॉइल हो सकती हैं, फेल हो सकती हैं, अपसाइड डाउन हो सकती हैं। अपेंडेड मतलब अपसाइड डाउन हो जाना, फॉइल हो जाना, बेकार हो जाना, व्यर्थ हो जाना। जैसे कि आप इस पिक्टोरियल डिपिक्शन में देख सकते हैं दैट अ मैन इज होल्डिंग एन अम्ब्रेला बट बिकॉज ऑफ द स्ट्रॉन्ग विंड्स जो अम्ब्रेला है वो अपसाइड डाउन हो रहा है, उल्टा हो गया है। करेक्ट? सो this is upended by or the efforts are being upended by US. किसकी वजह से हो रहे हैं? US की वजह से हो रहे हैं। So the latest foreign direct investment data show how India's attractiveness as an investment destination is not yet cemented and remains fragile. So जो ताज़ा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के आंकड़े हैं वो ये दर्शाते हैं कि भारत की का जो आकर्षण है इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन के रूप में वो अभी भी पूरी तरह से मजबूत पुख्ता नहीं हुआ है एंड रिमेन्स फ्रेजाइल, और अभी भी नाजुक बना हुआ है। करेक्ट? नेट एफडीआई remains. So before that let's understand a rule of grammar that is here. You can see data. Data एक प्लूरल नाउन होता है दोस्तों, और because it is plural so we should use plural verb. ठीक है? So the data show net FDI remained negative for the third consecutive month in October 2025. जो नेट एफडीआई थी वो लगातार तीसरे कॉन्जिक्यूटिव महीने में अक्टूबर 2025 में भी
नेगेटिव बनी हुई है। अच्छा, नेट एफडीआई हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? देखिए, नेट एफडीआई का मतलब है एफडीआई इनफ्लो माइनस एफडीआई आउटफ्लो। मतलब फॉरेनर्स ने इंडियन कंपनीज में जो पैसा लगाया, जो इन्वेस्ट किया, और इंडियंस ने फॉरेन कंपनीज में जो पैसा लगाया, उन दोनों का जो डिफरेंस है दैट इज एफडीआई। ठीक है, अब अगर इनफ्लो ज्यादा है और आउटफ्लो कम है तो दिस विल बी कॉल्ड पॉजिटिव एफडीआई, राइट। एंड अगर आउटफ्लो ज्यादा है और इनफ्लो कम है तो दिस विल बी कॉल्ड अ नेगेटिव एफडीआई। क्लियर हो गया? आगे चलते हैं तो ये दिखाता है दैट which means that more direct investment was taken out of India than invested in it। ये जो आंकड़े हैं ये दर्शाते हैं, दिखाते हैं कि डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो कि भारत से विड्रॉ कर लिया गया है वो ज़्यादा है निवेश के कंपैरिजन में। तो ग्रामर का एक रूल यहाँ पर आता है, द यूज़ ऑफ देन। जब भी हम दो चीज़ों को कंपेयर करते हैं तो हमें THAN का यूज़ करना होता है, THEN नहीं। फॉर द यूज़ ऑफ कंपैरिजन वी यूज़ THAN, whereas to show time we should use THEN। ठीक है, and then is a conjunction, right? Let's move ahead। The timing reveals a lot। ये जो टाइमिंग है ये बहुत कुछ दर्शाती है। At the end of July, US President Donald Trump revealed that he would be levying a 25% tariff on India। जुलाई के एंड में यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने ये बताया कि वो भारत से आने वाले इम्पोर्ट्स पर 25% टैरिफ लगाएंगे। सो नाउ व्हाट इज टैरिफ? टैरिफ का मतलब होता है टैक्स ऑन इम्पोर्ट्स, टैक्स ऑन इम्पोर्ट्स। सो मतलब भारत से यूएस में जितनी भी चीज़ें जाएंगी उन पे अब 25% टैक्स लगेगा। सिंपल है। आगे वो बोलते हैं अ वीक लेटर, और एक हफ्ते के बाद ही, 7 डेज के बाद ही उन्होंने उसे बढ़ाकर 50% कर दिया। दैट इज़ व्हेन इन्वेस्टमेंट बिगिन टू लीव इंडिया। और ये उसी समय जो भारत में निवेश हो रहा था वो निवेश भारत से बाहर जाने लगा। प्रायर टू अगस्त से पहले इंडियाज नेट एफडीआई पोजीशन इन 2025-26 हैड बीन क्वाइट कंफर्टेबल। अगस्त से पहले इंडिया की जो नेट एफडीआई पोजीशन 2025-26 में थी वो बहुत अच्छी थी, कंफर्टेबल थी। अगस्त से पहले मतलब जुलाई तक, ठीक है। अगस्त में जब डोनाल्ड ट्रंप ने अनाउंस किया कि अब 50% टैरिफ लगेगा इंडियन इंपोर्ट्स पे, तो तब से हमारी पोजीशन अब कंफर्टेबल नहीं रही है, इसका ये मतलब है, ठीक। इन द अप्रैल-जुलाई 2025 पीरियड नेट एफडीआई टोटल्ड $10.7 बिलियन। अप्रैल से जुलाई 2025 के पीरियड में जो नेट एफडीआई था उसका टोटल $10.7 बिलियन था, मोर देन ट्रिपल व्हाट इट वाज इन द सेम पीरियड ऑफ द प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर के सेम पीरियड में, मतलब अप्रैल टू जुलाई 2024 में जितना नेट एफडीआई था उसका ट्रिपल मतलब 3 गुना, ठीक है। ये जो था वो कितना था? इसी पीरियड का 3 गुना था। क्लियर हुआ? नाउ व्हाट डू दे मीन टू से इज, अब जो नेट एफडीआई था वो पिछले साल के कंपैरिजन में 3 गुना था अप्रैल से जुलाई 2025 के पीरियड में, ठीक है। अब आगे चलते हैं। आगे दिया है हाउ एवर इन अगस्त 2025, हालांकि अगस्त 2025 में इन्वेस्टर्स पुल्ड आउट $622 मिलियन मोर देन दे पुट इन। हालांकि अगस्त 2025 में इन्वेस्टर्स ने पुल आउट कर लिए। पुल्ड आउट एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब है विड्रॉ कर लेना। तो विड्रॉ कर लिया, कितना कर लिया? 622 मिलियन ज़्यादा कर लिया
किसके कंपैरिजन में? जितना उन्होंने निवेश किया था उसके कंपैरिजन में, मतलब डाला तो कम, निकाला ज़्यादा, ठीक है। फॉलोड बाय $1.7 बिलियन इन सितंबर, और सितंबर में 1.7 बिलियन निकाला, ठीक है। हम यहाँ पे कंपैरिजन कर रहे हैं, जितना इन्वेस्ट किया उसके कंपैरिजन में कितना निकाला, कितना ज़्यादा, मतलब नेट की बात कर रहे हैं, ठीक है। एंड $1.5 बिलियन इन अक्टूबर, और अक्टूबर में ही ये कितना था? अक्टूबर में 1.5 बिलियन हो गया। इंडियाज क्यूमुलेटिव नेट एफडीआई पोजीशन इन 2025-26 by the end of October 25 had fallen to $6.2 बिलियन। अब एक नया टर्म आ गया, क्यूमुलेटिव। दोस्तों, एफडीआई की हम जब भी बात करते हैं तो हम कब से बात करते हैं? अप्रैल 2000 ऑनवर्ड्स की बात करते हैं। यहाँ पे अगर वर्ड क्यूमुलेटिव आ गया, इसका मतलब कब क्या हो गया? टोटल एफडीआई सिंस अप्रैल 2000, ठीक है। तो इंडिया का जो टोटल नेट एफडीआई था 2026 में, और बाय द एंड ऑफ 25 वो कितना गिर गया था? $6.2 बिलियन गिर चुका था, करेक्ट। दिस इज स्टिल नियरली डबल व्हाट इट वाज इन अप्रैल अक्टूबर 24, और ये अप्रैल से अक्टूबर 2024 के कंपैरिजन में लगभग दुगना है, नियरली डबल है। बट द पॉइंट इज दैट द डायरेक्शन हैज चेंज। लेकिन पॉइंट ये है कि अब जो डायरेक्शन है वो चेंज हो गई थी, या चेंज हो गई है। वन डिफेंस ऑफ द एफडीआई नंबर्स हैज बीन दैट द नेट एफडीआई फिगर लुक्स पुअर बिकॉज आउटफ्लोज आर सिंपली एक्सीडिंग रोबस्ट इनफ्लोज। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि एक तो हम ये डिफेंस ये दे सकते हैं कि भाई हमारा जो एफडीआई का नंबर है वो इतना पुअर इसलिए हुआ है क्योंकि हमारे आउटफ्लोज जो हैं वो इनफ्लोज के कंपैरिजन में ज़्यादा है, एक्सीड कर रहे हैं, ठीक है। However, in both August and October, gross inflows themselves were lower on a year-on-year basis. हालांकि अगस्त और अक्टूबर दोनों में ही जो हमारे ग्रॉस इनफ्लोज थे, मतलब जो इन्वेस्टमेंट आया था इंडिया में, वो खुद भी ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कम रहे हैं। सो डियर फ्रेंड्स, ईयर ऑन ईयर का मतलब क्या होता है? जब हम किसी भी टाइम पीरियड को, चाहे वो मंथली हो, क्वार्टरली हो, ठीक है, या ईयरली हो, उसके प्रीवियस ईयर के से कंपेयर करते हैं तो उसे ईयर ऑन ईयर कहते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं अगस्त 2025 को अगस्त 2024 से कंपेयर कर रही हूँ, अगस्त 2023 से कंपेयर कर रही हूँ, तो ये कंपैरिजन क्या हुआ? ईयर ऑन ईयर बेसिस, मंथली कंपैरिजन ऑन ईयर बेसिस, ठीक है। ग्रॉस इनफ्लोज themselves were lower on a year-on-year basis। जो इनफ्लोज थे वो खुद भी अपने आप में कम थे साल दर साल। This contrasts against an average growth rate of about 33% in April-July 2025। और ये खुद ही विपरीत है, हमारी जो एवरेज ग्रोथ रेट थी अप्रैल से जुलाई 2025 की तक 33% हमारी ग्रोथ रेट थी, उसके ऑपोजिट है, ठीक है। मतलब अप्रैल से जुलाई 2025 के बीच में हमारे इन्वेस्टमेंट इनफ्लोज ज़्यादा थे और आउटफ्लोज कम थे, यानी हमारे यहाँ एफडीआई ज़्यादा था, ठीक है। और अब क्या हुआ? जुलाई या अगस्त में यूएस द्वारा टेरिफ लगाने से क्या हो गया? आउटफ्लो बढ़ गया, इनफ्लो कम हो गया। In addition, this financial year has shown that the increase in outflows has been driven by Indian companies looking to invest abroad। और इसके साथ साथ हम ये भी कह सकते हैं कि this financial year has shown, ये जो financial year है इसमें क्या हुआ है कि जो outflows increase हुए हैं वो किसकी वजह से हुए हैं? इंडियन कंपनीज जो कि बाहर दूसरे देशों में इन्वेस्ट कर रही हैं उनकी वजह से हुआ है। लुकिंग फॉरवर्ड टू का मतलब होता है दे आर ट्राइंग टू फाइंड एन अपॉर्चुनिटी, वो फ्यूचर में इन्वेस्ट करना चाह रही हैं बाहरी देशों में, ठीक है। वन वे टू लुक एट दिस इज विथ सेटिस्फैक्शन। एक तरीका तो ये है इन आंकड़ों को देखने का कि आप संतुष्टि से देखिए। क्यों? क्योंकि इंडियन कंपनीज आर इंक्रीजिंगली बिकमिंग इंटरनेशनली कॉम्पिटिटिव इन स्केल एंड रिसोर्सेज। क्योंकि जो इंडियन कंपनीज हैं वो लगातार अब इंटरनेशनली कॉम्पिटिटिव बनती जा रही हैं स्केल और रिसोर्सेज के मामले में। स्केल का मतलब होता है पैमाना,
मीन्स कितने बड़े लेवल पर, ठीक है। एंड उनके पास जो है रिसोर्सेज यानी लैंड, लेबर, कैपिटल, एवरीथिंग इज ऑल्सो इंक्रीजिंग, दे आर बिकमिंग इंटरनेशनली मोर कॉम्पिटिटिव. However, with the Indian economy far from saturated in terms of supply, the question to be asked is why these companies are not investing here. हालांकि क्वेश्चन तो ये है कि जब इंडिया की खुद की पोटेंशियल सप्लाई करने के मामले में पूरी तरह से टैप और एक्सप्लॉइट नहीं हुई है, तो क्यों ये कंपनीज बाहर जाना चाहती हैं और बाहर इन्वेस्ट करना चाहती हैं. कहने का मतलब ये है कि जो इंडियन कंपनीज हैं वो इंडियन मार्केट में अगर इन्वेस्ट करेंगी तो पोटेंशियल वहाँ पर अभी एग्जिस्ट करता है, सेचुरेशन पूरी तरह से नहीं आया है, अभी भी यहाँ इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटीज, गुंजाइश है, ठीक है. दिस इज नॉट मियरली अ शिफ्टिंग ऑफ प्रॉफिट्स अब्रॉड इन द फॉर्म ऑफ रिपैट्रिएशन. तो ये जो सिचुएशन है ये एक मामूली सी सिचुएशन प्रॉफिट के बाहर जाने की नहीं है. इट रिवील्स अ डीपर इश्यू, बल्कि ये एक बहुत ही गहन इशू को दर्शाती है. फ्रॉम द 2019 कॉर्पोरेट टैक्स रेट कट्स. सो फ्रेंड्स, व्हाट इज कॉर्पोरेट रेट टैक्स कट? अगर मैं सिंपल वर्ड्स में बोलूँ तो सिंपल क्या है, कॉर्पोरेट के प्रॉफिट पे जो टैक्स, कॉर्पोरेट्स के प्रॉफिट पे जो टैक्स इंडिया में लगाए गए हैं या किसी भी कंट्री में लगाए जाते हैं, उन सबको हम क्या बोलते हैं, कॉर्पोरेट टैक्स बोलते हैं. सो दिस इज द सिंपलेस्ट डेफिनेशन ऑफ कॉर्पोरेट टैक्स, ठीक. तो 2019 से जो भी कॉर्पोरेट टैक्स में कट्स आए हैं, मतलब टैक्स की रेट में कट हुआ है, गिरावट आई है, टू प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव्स, और प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए जो भी इंसेंटिव्स दिए गए हैं, टू ट्राइंग टू बूस्ट डिमांड थ्रू इनकम टैक्स कट, इनकम टैक्स को कट करके या कम करके डिमांड को जो बढ़ाने की कोशिश की है गवर्नमेंट ने. सी, दिस इज़ वेरी सिंपल. जब इनकम टैक्स कम हो जाता है तो हमारा जो टैक्सेबल इनकम है वो भी कम होती है. इट मीन्स कि हमारे पास परचेज करने के लिए इनकम बढ़ जाती है और मार्केट में चीज़ों की डिमांड भी बढ़ जाती है. दिस इज़ वेरी सिंपल, ठीक है. अगर टैक्स कम होगा, इनकम टैक्स कम होगा, तो पहले 10 लाख पे था, अभी 5 पर हुआ या 4 पे हुआ, तो क्या हुआ, अब मेरा क्या हुआ, 6 लाख मुझे और मिल गया बाज़ार से सामान खरीदने के लिए, चीज़ें खरीदने के लिए, ठीक है. तो इस तरीके से क्या हुआ, डिमांड बूस्ट हो गई. नेक्स्ट, अब यहाँ पर जो है पढ़ रहे हैं, ये सारे मेजर्स हैं जो गवर्नमेंट ने अपनाए हैं इंसेंटिवाइज करने के लिए या एनकरेज करने के लिए इन्वेस्टमेंट को, ठीक है. एंड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स कट्स, ये सारे जो मेजर्स हैं जो गवर्नमेंट ने अपनाए हैं उन सब की बात की जा रही है, ठीक. द गवर्नमेंट हैज़ डन लॉट टू एनकरेज द प्राइवेट सेक्टर टू इन्वेस्ट. गवर्नमेंट ने बहुत कुछ किया है प्राइवेट सेक्टर को मोटिवेट करने के लिए कि वो इन्वेस्ट करें. अनदर रूल ऑफ ग्रामर, गवर्नमेंट को हम सिंगुलर ट्रीट करते हैं एंड दिस इज द रीजन वी हैव यूज्ड अ सिंगुलर वर्ब हियर. द गवर्नमेंट हैज़, ठीक है. एंड वी शुड से गवर्नमेंट हैज़ रॉन्ग, वी शुड यूज अ डिटरमाइनर द ऑलवेज विद द गवर्नमेंट, करेक्ट. These were all welcomed by Indian and foreign corporations. और इन सारे मेजर्स को, जिनको भी अभी हमने डिस्कस किया कि इनकम टैक्स रेट कम की गई है, कॉर्पोरेट टैक्स रेट जो कट की गई है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स रेट कट की गई है, इन सबको इंडियन और फॉरेन कॉरपोरेशंस ने वेलकम किया, इनका स्वागत किया है. और इन्होंने कहा है कि ये जो गवर्नमेंट कर रही है वो एक्चुअली स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स हैं. Now, what does this term structural reform means? Look, this is the structure of the suppose this is the structure of the country. अब इसमें structural reforms क्या हैं? Basically, आप ऐसी lenient policies बना रहे हैं और मार्केट को डी रेगुलेट कर रहे हैं, मतलब मार्केट पे से धीमे धीमे आप जो गवर्नमेंट है वो नियंत्रण हटा रही है. ईजी, एक्सेसिबल और स्टेबल पॉलिसीज़ लेकर आ रही है इन्वेस्टमेंट के लिए. हमारे कंट्री में जो लेबर है उसको स्किल्ड कर रही है, ठीक है. प्रोडक्शन को इंसेंटिवाइज कर रही है. ये सारे क्या हैं, ये सारे क्या हैं,
स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स हैं, ठीक है। टैक्स रेट को कट कर रही है, तो ये जो इंडियन और फॉरेन कॉरपोरेशंस हैं उनका ये मानना है कि गवर्नमेंट जो भी ये चीज़ें कर रही है वो सब स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स कहलाएंगे या कहलाते हैं। Yet it looks just one episode of tariffs by one country to rock India's image as a good investment destination. तब भी ऐसा लगता है, yes it took सिर्फ एक एपिसोड, सिर्फ एक कंट्री के द्वारा इंडिया पर टैरिफ्स इम्पोज किए गए और इंडिया की जो इमेज थी कि बहुत अच्छा एक इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन है वो हिल गई, रॉक। Even the Reserve Bank of India said that uncertainty over the US trade deal was pushing foreign portfolio investors to exit Indian equities. और यहाँ तक कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने भी ये कहा है कि जो अनिश्चितता बनी हुई है यूएस ट्रेड डील को लेके, आप लोग रिपीटेडली न्यूज़ में सुन रहे होंगे कि ट्रम्प कह रहे हैं कि हम इंडिया के साथ बहुत जल्दी ट्रेड डील करने वाले हैं, और इसमें एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि जो 50% टैरिफ्स लगा रही है यूएस इंडियन इंपोर्ट्स के ऊपर, शायद उसको कम कर दिया जाएगा या उसको हटा भी दिया जाएगा। तो लेकिन अभी वो निश्चित तौर पर नहीं पता है कि हटाएगी भी कि नहीं हटाएगी, और हटाएगी तो कब हटाएगी। उसकी वजह से इंडिया में जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स हैं वो इंडियन इक्विटीज़ को छोड़ के जा रहे हैं। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इक्विटी? इक्विटी का मतलब होता है इक्वल ओनरशिप, किसमें? स्टॉक्स में, ठीक है, ओनरशिप इन स्टॉक्स। सो इफ आई बाय 1% share of say L&T, it means if I have bought 1% equity shares of stocks of L&T, this means that I am 1% owner in the stocks of L&T, correct? So now this goes to show that shiny headlines of fastest growing, largest market and third fastest do not cut much ice with investors. ये चीज़ें ये दर्शाती हैं कि जो हमने शाइनी हेडलाइंस दी हुई हैं अपने कंट्री को कि हमारी फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, लार्जेस्ट मार्केट है, थर्ड फास्टेस्ट है, ये इन्वेस्टर्स को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट नहीं कर रही हैं, एनकरेज नहीं कर रही हैं, उनके ऊपर ज़्यादा असर नहीं डाल रही हैं। द वर्क इन फेयर वेदर, ये जो हेडलाइंस हैं ये अच्छी कंडीशंस में तो काम करती हैं, मतलब जब दूसरे कंट्रीज़ ने हमारे ऊपर बहुत सारे टैरिफ्स ना लगाए हों तब तो ये बहुत अच्छा काम करती हैं, बट आर फ्लिम्जी इन द फेस ऑफ स्लाइटेस्ट हेडविंड्स। लेकिन ये फ्लिम्जी यानी बहुत नाजुक कमज़ोर तिनके के जैसी महसूस होती हैं, थोड़ी सी ऑपोजिट डायरेक्शन से विंड आ जाए तो। हेडविंड्स किसे बोलते हैं? आपके मूवमेंट के ऑपोजिट डायरेक्शन में जब विंड्स आती हैं तो उसे हेडविंड्स बोलते हैं, ठीक है। और टेल विंड्स किसे बोलते हैं? जब आप जिस डायरेक्शन में आप मूव कर रहे हैं अगर उसी डायरेक्शन में विंड्स आ रही हैं तो उन्हें टेल विंड्स बोलते हैं, ठीक है। तो जब कंडीशंस अच्छी हैं तब तो ये हेडलाइंस सही है कि भाई फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, फास्टेस्ट लार्जेस्ट मार्केट है, थर्ड फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। लेकिन अगर एडवर्स सिचुएशन थोड़ी सी आ जाए तो उसमें ये जो हेडलाइंस हैं ये बहुत अनसब्सटेंशियल साबित होती हैं। Such claims need real structural reforms to bolster them. और इस तरीके के जो claims हैं, ये claims लार्जेस्ट मार्केट, थर्ड फास्टेस्ट, ये वास्तव में इनको ज़रूरत है वास्तविक स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की, खुद को सपोर्ट करने के लिए, इन हेडलाइंस को खुद को सपोर्ट करने के लिए रियल स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। सो नाउ व्हेन इट कम्स टू द एडिटर्स व्यू पॉइंट वी हैव कम टू सर्टेन conclusions. The first one is the editor is very factual. He has presented us the data. He is of the opinion that actually the real structural reforms need to be done in our country. पहली चीज़। दूसरी चीज़, उसने ये क्लियर कट बता दिया है कि यूएस के अकेले, मतलब अकेले यूएस के ही टैरिफ रेज कर देने से इंडिया के इन्वेस्टमेंट पे कितना कुछ असर पड़ गया है। सो दिस इज हाउ वी हैव टू इंटरप्रेट एंड फाइंड आउट द कोर कंसेप्ट ऑफ आर आरसी, राइट? इफ वी डू दिस वे देन हाफ द जर्नी इज ऑलरेडी कवर्ड। नाउ विद दिस
I say that for more informative videos of this sort, kindly do like, share and subscribe to my channel. Until then, thank you. Bye bye.